हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्केलर अकेडमी नेट जेआरएफ। मेरा नाम है आशीष केसरवानी और आज हम बात करने वाले हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर रूसो के बारे में। रूसो भी सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट हैं, जैसे हमने बात की है पहले हॉब्स के बारे में, तो वो सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट थे। दूसरे सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट थे जॉन लॉक, और ये तीसरे सोशल कंट्रैक्चुअलिस्ट जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनका नाम है रूसो, जीन जैक्स रूसो। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग को वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो जीन जैक्स रूसो से स्टार्ट करते हैं। लाइफ पीरियड इनकी है 1712 से लेकर 1778 तक। इनका जन्म होता है जिनवा में, एक फ्रेंच फैमिली में। जब इनका जन्म होता है तब कुछ ही दिन बाद इनकी मदर की डेथ हो जाती है। रूसो लिव्ड एट अ टाइम व्हेन द एब्सोल्यूटिस्ट फ्यूडल ऑर्डर प्रिसाइडेड ओवर बाय लुइस 15 इन फ्रांस। रूसो का टाइम पीरियड ना लुइस 15 जो कि फ्रांस का एक राजा था, उनके टाइम से मैच करता है। ठीक है, तो ये जो फ्रांस में उस समय क्या चल रहा था, फ्यूडल ऑर्डर चल रहा था, एब्सोल्यूटिस्ट फ्यूडल ऑर्डर चल रहा था। ठीक है, पॉलिटिकल पावर, प्रिविलेज एंड सोशल प्रेस्टीज, ये सारी चीजें ना मोनोपोली हुआ करती थी। किंग, क्लर्गी एंड नोबिलिटी। अच्छा, इन सब के बारे में बात करने से पहले बता दूं आपको, फ्रांस में ना जैसे इंडिया में कई कास्ट बने हुए थे, इस तरह से फ्रांस में ना क्लास बना हुआ था उस समय। जैसे कि एक क्लर्गी क्लास होगा, नोबिलिटी क्लास होगा, और एक लेमैन होगा, मतलब लेमैन क्लास होगा, मतलब जो पुअर क्लास होगी, मासेस की क्लासेस होगी। ठीक है, तो ये इन सब के क्लर्गी, नोबिलिटी और किंग का सर्वाइवल चलता था एट द एक्सपेंस ऑफ मासेस। ठीक है, और वो लोग इतने जो मासेस है, मतलब जो लोग हैं अदर देन दीज टू क्लासेस, वो मतलब उनके एक लड़ाई चल रही होती थी सर्वाइवल की। मतलब गरीब लोग थे एक तरीके से, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होता था। और एंजॉय कौन कर रहा था उन दम पे, यानी कि उनको लूट के एंजॉय कौन कर रहा था, किंग, क्लर्गी, नोबिलिटी। करप्शन से काफी रैम्पेंट था वहां पे। तो रूसो इंस्पायर्ड द फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो रूसो की आइडियाज से फ्रेंच रिवोल्यूशन भी इंस्पायर्ड हुआ था। ठीक है, उनकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1749 में एक एस्से कंपटीशन हुआ था, जिस एस्से का सब्जेक्ट था हैज द रिवाइवल ऑफ द साइंसेस एंड द आर्ट्स हैव टू प्योरीफाई, या तो करप्ट किया है। मतलब साइंस और आर्ट्स की वजह से, साइंस एंड आर्ट्स के रिवाइवल की वजह से ये या तो हमारे इंसानों को प्योरीफाई किया है या फिर हमारे मोरल्स को करप्ट कर दिया है। तो ये टॉपिक था। रूसो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें प्राइज वोन करते हैं। और सबसे मजेदार चीज क्या थी, उन्होंने मतलब इस एस्से में ये नहीं बोला कि हम साइंस और आर्ट्स को प्योरीफाई हुए हैं, इन्होंने बोला कि करप्ट हुए हैं। ठीक है, तो वो आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। और ये जो एस्से इन्होंने पब्लिश मतलब एस्से प्रेजेंट किया था, वो एस्से पब्लिश होता है डिस्कोर्सेस ऑन द साइंस एंड आर्ट्स के नाम पे 1750 में। ठीक है, डिस्कोर्सेस ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1754 में, डिस्कोर्सेस ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी 1755, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762, इमाइल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इमाइल 1762, द कन्फेशंस 1782। इमाइल से क्वेश्चंस एक्चुअली आ जाते हैं अक्सर। सो रिवोल्ट अगेंस्ट रीजन, हमने अभी क्या पढ़ा, 1749 में एक एस्से कंपटीशन हुआ था जिसका टॉपिक था एक्चुअली हैज द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रीब्यूटेड टू करप्ट और प्योरीफाई मोरालिटी। ठीक है, हमारी मोरालिटी को करप्ट किया या फिर प्योरीफाई किया साइंस और आर्ट्स के प्रोग्रेस से। प्राइज विनिंग एस्से था, ऑब्वियसली बता ही चुका हूं, बात हो चुकी है। रूसो ने इसमें क्या किया, अटैक किया इनलाइटनमेंट के, मतलब कि जो ये आर्ट्स और साइंस का प्रोग्रेस हो रहा है ना, उसको अटैक कर दिया। और बोलते क्या है, साइंस वॉज नॉट सेविंग बट ब्रिंगिंग रूइन अपॉन अस, ये हमको बचा नहीं रहा है, बल्कि हमारी मोरालिटी को और खत्म कर रहा है। प्रोग्रेस जो है ना, ये सब भ्रम है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तुमको लग रहा है कि प्रोग्रेस हो रहा है, आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेस हो नहीं रहा है, ये भ्रम है। व्हाट हैपेंस टू बी एडवांसमेंट वाज इन रियलिटी रिग्रेशन, जो आप लोग को लग रहा है ना कि एडवांसमेंट है, एक्चुअली ये रिग्रेशन है, और आप पीछे जा रहे हो आगे जाने की बजाय। और ये इसका रीजन क्या है, साइंस एंड आर्ट्स। तो आगे बात होती है मॉडर्न सिविलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन हैड नॉट मेड मेन आइदर हैप्पियर और मोर वर्चुअस। ऐसा नहीं है, मतलब रूसो कहते हैं ऐसा तो है नहीं कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की वजह से लोग ज्यादा खुश हो गए हों, ज्यादा वर्चुअस हो गए हों। तो आगे कहते हैं कि वर्च्यू कहाँ पे आएगा, वर्च्यू आज पॉसिबल इन सिंपल सोसाइटी, जो सिंपल सोसाइटी ना वहां पे वर्च्यू होगा, जहां पे
सादी जिंदगी जी जा रही हो, अल्प व्ययी लाइफ, अल्प फ्रूजल मन से होता है अल्प व्ययी, ठीक है। अल्प व्ययी मतलब कि कम से कम आप खर्च, मतलब आप मटेरियल लाइफ नहीं जी रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। आप उतना ही खर्चा कर रहे हैं जितना आपको जरूरत है। इन द मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी मैन करप्ट हो चुका है एंड ज्यादा से ज्यादा सोफिस्टिकेशन मतलब ज्यादा से ज्यादा करप्शन हो रहा है। फॉर रूसो अबंडेंस से क्या होगा, मतलब अगर अबंडेंस से क्या होगा, लग्जरी आएगी, और लग्जरी क्या करती है, ब्रीडर है करप्शन की, ठीक। इस तरह लग्जरी अंडरमाइंड नेशंस एज इट अंडरमाइंड मेन। लग्जरी क्या अंडरमाइन करती, खत्म कर दी, नेशंस को खत्म कर दी, जिस तरह से अंडरमाइन किया मेन को, मतलब जिस तरह से लोगों को, इंसानों को खत्म कर दिया, उस तरह से इसने नेशंस को भी खत्म कर दिया। रूसो ने एथेंस का एक एग्जाम्पल दिया था, आपको याद होगा पेलोपोनेशियन वॉर की बात हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था, एथेंस वर्सेस स्पार्टा, ये लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो रूसो क्या कहते हैं कि जब तक एथेंस में ना लग्जरी वाली चीजें नहीं आई थी, जब तक लोग सिंपल लाइफ जी रहे थे, तब तक एथेंस को भला कोई जीत लेता। एथेंस के पास इतना पावर था, उसको कोई नहीं जीत सकता था। लेकिन जैसे लग्जरी आ गई ना, स्पार्टा ने अटैक किया और एथेंस को जीत लिया। एथेंस का फॉल इसलिए हुआ क्योंकि वहां पे लग्जरी आ गई थी। ये एक एग्जांपल देते हैं रूसो। फॉर रूसो इंटेलिजेंस वॉज डेंजरस बिकॉज इट अंडरमाइंड रिवरेंस। इंटेलिजेंस बेकार है, खतरनाक है, क्यों, क्योंकि ये रिवरेंस यानी कि श्रद्धा खत्म कर देता है लोगों के अंदर से। साइंस डिस्ट्रक्टिव है, क्यों, क्योंकि ये फेथ खत्म कर देता है आपके अंदर। देखिए होता भी है ना कि आप 4 किताबें साइंस की पढ़ के बात करने लगे, हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं जबकि हमको कुछ नहीं पता। इवन हम जब इतना कम जानते हैं तो उसके बाद हम ये नहीं कह सकते कि कोई चीज होती है नहीं होती, जिसके बारे में हमको पता नहीं, उस चीज के बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो साइंस डिस्ट्रक्टिव है क्योंकि ये फेथ खत्म कर देता है आपके अंदर। रीजन वॉज बैड बिकॉज इट सेट्स प्रूडेंस ओवर मोरल इंट्यूशन, मतलब रीजन खतरनाक है या फिर खराब है, क्यों, क्योंकि प्रूडेंस मीन्स विवेक, आपका विवेक पहले आ जाएगा आपके मोरालिटी से। कहता है कि अगर आप रीजन नहीं रखेंगे अपने अंदर तो आप अपनी मोरल इंट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे, लेकिन रीजन की वजह से आप अपना विवेक पहले लाएंगे, ठीक। और फिर आगे बोलते हैं कि और इन सब की ना होने की वजह से, मतलब रिवरेंस, फेथ और मोरल इंट्यूशन खत्म हो जाने की वजह से आप कैरेक्टर नहीं बिल्ड कर सकते हैं, आपका कैरेक्टर खत्म हो जाएगा। और जब कैरेक्टर नहीं होगा तो साथ में सोसाइटी भी नहीं होगी। ये रूसो की थिंकिंग है। क्रिटिक करते हैं सिविल सोसाइटी का। सेकेंड एस्से लिखा था इन्होंने 1754 में, जिसका टॉपिक था व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी अमंग मेन एंड इज इट अथोराइज्ड बाय नेचुरल लॉ। तो इसमें इन्होंने क्या किया कि नैरेटिव ऑफ फॉल ऑफ मैन के बारे में बात की। इन्होंने नैरेटिव अपना बताया कि लोगों का पतन कैसे हुआ, फॉल ऑफ मैन कैसे हुआ। रूसो इस एस्से के द्वारा बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, स्टोरी की तरह पूरी चलेगी, तो अब आप स्टोरी की तरह इसको सुनिए कैसे क्या चलता है। मतलब एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है, लेकिन स्टोरी है पूरी एक तरीके से। ये रूसो एक्सटोलिंग द नेचुरल मैन, ठीक है, नेचुरल मैन की प्रेज करते हैं और पोरिंग स्कॉर्न ओवर द सो कॉल्ड सिविलाइज्ड मैन, जिसको आप कहते हैं ना कि हम सिविलाइज्ड हैं, उसके ऊपर रूसो क्या कहते हैं कि भैया मुझे धिक्कार है आपके ऊपर, आपसे मुझे घृणा आती है, बल्कि और मैं नेचुरल मैन को प्रेज करूंगा। प्रॉब्लम इविडेंटली वाज नॉट विथ मैन। अब कहते हैं कि मुझे आदमी के साथ प्रॉब्लम नहीं, इंसान के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन द नेचर ऑफ सोसाइटी इन विच ही वाज लिविंग, मुझे उस सोसाइटी से प्रॉब्लम है जिसमें वो रह रहा है, क्योंकि सोसाइटी के नेचर में प्रॉब्लम है। इन द स्टेट ऑफ नेचर, स्टेट ऑफ नेचर की बात कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ नेचर मैन वाज अ नोबल सैवेज। फिर से रिमाइंड कर दूं, हॉब्स ने बोला कि भैया स्टेट ऑफ नेचर क्या है, वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन। लॉक ने क्या बोला कि स्टेट ऑफ नेचर वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन नहीं है भैया, यहाँ तो पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस, सेल्फ प्रिजर्वेशन की बात होगी। नेचर ऑफ स्टेट ऑफ नेचर रूसो के अकॉर्डिंग क्या है, मैन वॉज अ नोबल सैवेज, ठीक है, मैन ना नोबल सैवेज था। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इस नोबल सैवेज होगा जो इंसान, वो क्या करेगा, आइसोलेशन में रहेगा, उसकी नीड्स ना बहुत कम होगी, बहुत छोटी छोटी नीड्स होगी और वो आराम से पूरी हो जाएंगी, ठीक है। उस कंडीशन में ना तो वहां पे प्लेंटी होगी, मतलब कि भरा पड़ा है बहुत चीजें, मटेरियलिस्टिक चीजें भरी पड़ी नहीं,
ना ही वहां स्कार्सिटी होगी। मतलब जितनी आपकी जरूरत है उतनी चीजें आपके पास होंगी, ना तो बहुत ज्यादा होंगी ना तो स्कार्सिटी होगी वहां पे। अब इस कंडीशन में ना तो कॉन्फ्लिक्ट होगी ना तो कोऑपरेशन की जरूरत है। तो नो लैंग्वेज ऑफ नॉलेज ऑफ एनी साइंस और आर्ट। अब नोबल सैवेज को कोई नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है, ना तो साइंस की ना तो आर्ट की। मैन इन सच सिचुएशन आइदर हैप्पी नाइदर हैप्पी नॉर अनहैप्पी, मतलब नॉर्मल सी जिंदगी चल रही है, मतलब एकदम सिंपल सी लाइफ है जिसमें आप ना तो खुश हैं ना तो दुखी हैं। नो कंसेप्शन ऑफ जस्ट अनजस्ट वर्चू और वाइस। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि चीज जस्ट हो रही है कि अनजस्ट हो रही है, वर्चू में है या फिर वाइस में है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे। नोबल सैवेज गाइडेड नॉट बाय रीजन बट बाय टू इंस्टिंक्ट। अब नोबल सैवेज के पास तो रीजन है नहीं, रीजन है भी नहीं, क्योंकि उसने बोला रूसो ने कि रीजन के आने की वजह से आप क्या खत्म कर देते हैं, आप खत्म कर देते हैं मोरल इंट्यूशन, आप मोरल इंट्यूशन खत्म कर देते हैं। तो इसलिए तो रीजन नहीं है यहाँ पे, दो इंस्टिंक्ट होंगे जिसके थ्रू नोबल सैवेज को गाइड किया जाएगा। ठीक है, नोबल सैवेज कैसे एक्ट करेगा, सेल्फ लव और सेल्फ प्रिजर्वेशन। वो कुछ भी होगा वो अपने आप को बचा के रखेगा, अपने आप से प्यार करेगा, ठीक है, अपने आप को सेफ करके रखेगा। सिंपैथी और ग्रिगेरियस इंस्टिंक्ट, लेकिन साथ में दूसरों के प्रति सिंपैथी भी रखेगा। ग्रिगेरियस इंस्टिंक्ट का मतलब होता है कि आप साथ में काम कर सकते हैं, ठीक है, मतलब होता है ना कि सब लोग साथ में, मतलब एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं है हमको, साथ में एक दूसरे के लिए सिंपैथी है, सब लोग कुछ है ही नहीं ना ईर्ष्या करने के लिए, एक दूसरे से जिलिस फील होने के लिए कुछ है ही नहीं है, साथ में काम करते हैं भाई मिलकर, क्या दिक्कत है। इस तरह वाली चीजें होगी, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। तो लेकिन अब होता क्या ना, प्रॉब्लम कहाँ हो गई, कह रहा है कि धीरे धीरे क्या होगा, जो नोबल सैवेज था ना, जो आइसोलेशन में रह रहा था, वो इसने डिस्कवर कर लिया यूटिलिटी और यूजफुलनेस ऑफ लेबर की, कि मतलब जो काम करते हैं उसकी, और भाई काम करने से ये फायदा हो सकता है, ठीक है। तो उसके जब यूटिलिटी और यूजफुलनेस को डिस्कवर कर लिया तो अब क्या करेगा, वो कोलैबोरेट करने लगेगा एक दूसरे के साथ काम में, और काम में जब कोलैबोरेट कर लेंगे उसको और अच्छा लगने लगा। अब क्या करेगा, शेल्टर बिल्ड कर लेगा, रहने के लिए शेल्टर बिल्ड कर लेगा। अब जो जिसके पास पहले शेल्टर भी नहीं था, अब वो फैमिली साथ में रहने लगेंगी, अपनी फैमिली के साथ में रहने लगेगा। और इस जब फैमिली में साथ में रहने लगेगा तो इस सिचुएशन को रूसो ने क्या बोल दिया कि भैया ये पैट्रियार्कल स्टेज है, यही स्टेज है जहां से पैट्रियार्की स्टार्ट हुई। क्योंकि अब जब आपकी फैमिली में अब क्या होगा, पैट्रियार्कल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या बोलते हैं, उसके बाद क्या होगा देखते हैं। एज ही कंसोलिडेटेड हिज फर्स्ट सोशल रिलेशन ही गेव हिमसेल्फ टू लेबर एंड टू थॉट, दैट इज टू यूज ऑफ रीजन एंड लैंग्वेज। रूसो ने क्या बोला कि जैसे ही आपने फर्स्ट स्टेज में आ गए, मतलब अब आप क्या करेंगे, लेबर और थॉट। अब जब अपना काम करना स्टार्ट करेंगे, लेबर जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे और साथ में आप अपना थॉट बिल्डअप कर लेंगे, मतलब लैंग्वेज एंड रीजन जब आ जाएगा ना, तब इस सिचुएशन को रूसो ने बोला कि यही तो पहला पतन है, फर्स्ट फॉल ऑफ मैन है, यहाँ पे इंसान का पहला पतन होता है। तो अपनी नोबल सैवेज की जो कंडीशन थी वहां पे छोड़ दिया वो, ठीक। अब प्रॉब्लम और आगे बढ़ेगी, डिस्कवरी एंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब क्या हो, अभी तक क्या हो रहा था कि सब लोग साथ में काम कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। अब क्या होगा कि भाई अब डिवीजन कर लेते हैं, आप ये काम कर लो, हम ये काम करेंगे, और तीसरा बंदा कोई तीसरा काम करेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो अभी तक सब्सिस्टेंस इकोनॉमी चल रही थी, मतलब उतना ही काम करना है जितना से आपका पेट भर जाए, आपकी जिंदगी चल जाए, बस आप जीते रहे। अब ये प्रोडक्टिव डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, तो और ज्यादा पैदावारी करवाएंगे। इमरजेंस ऑफ मेटलर्जी, अब इसके साथ साथ क्या होगा, मेटलर्जी, एग्रीकल्चर, आयरन एंड कॉर, इन सबका जब इमरजेंस होगा ना, तो ये क्या हो जाएंगे, सिविलाइज्ड एंड रूइंड कर देंगे ह्यूमैनिटी को। कल्टीवेशन ऑफ लैंड होगा। अब जब कल्टीवेशन ऑफ लैंड होगा तो जाहिर सी बात है इनक्लोजर ऑफ लैंड होगा, मतलब इतना पार्ट मेरा है, ये वाला पार्ट मेरा है, ये वाला पार्ट ये है, इसमें कोई मतलब एक्स नाम का व्यक्ति काम कर रहा हो, इसमें वाई नाम का, तो ये वाली प्रॉपर्टी एक्स की हो गई, ये वाली प्रॉपर्टी वाई की होगी, इनक्लोजर ऑफ लैंड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, सेंस डेवलप हो जाएगा, किस चीज का, प्रॉपर्टी का आइडिया, मतलब सेंस ऑफ प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी इंसानों के अंदर, ठीक। मेन बिगन टू क्लेम पोजीशन, अब क्या स्टार्ट कर देंगे, अब कहेंगे भाई ये तो मेरा है और ये तेरा, इसमें मेरा कोई हक नहीं है, इसमें तेरा कोई हक नहीं है, इस तरह की बातें स्टार्ट कर देंगे। अब देखो स्टोरी आगे बढ़ती है।
अब देखो सबके पास पोजीशन हो गया, सब अपना अपना क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि मेन क्या है, इनइक्वल है भाई। किस चीज में? टैलेंट और स्किल में, दोनों में। अब इसका मतलब जिसके पास टैलेंट कम होगा, स्किल कम होगा, उसका जो एक्विजिशन होगा, जो ग्रैब करेगा प्रॉपर्टी, वो कम होगा। इसका मतलब क्या होगा? इनइक्वालिटी इन फॉर्च्यून्स। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके टैलेंट्स और स्किल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो आइडिया ऑफ पोजीशन की वजह से क्या होगा? एक्साइटेड मैन पैशंस। ये पोजीशन की वजह से क्या होगा? पैशंस को एक्साइट कर देगा। ठीक है, और कमाओ और करो, इस तरह की चीजें हो जाएंगी। प्रोवोक्ड कंपटीशन। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है और मेरे पास सिर्फ इतनी है, तो मुझे बढ़ा के इतनी करनी है। ये कंपटीशन स्टार्ट हो गया। अब जैसे कंपटीशन स्टार्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट का तो आना ही आना है। एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि मैं हॉब्स की बात किया, तब भी घूम फिर के कहां पे पहुंचेंगे? कॉन्फ्लिक्ट में। लॉक की बात किया तो अच्छी अच्छी बात करते करते घूम फिर के फिर वो भी पहुंच गया कॉन्फ्लिक्ट में। अब मैं रूसो की बात कर रहा हूं तो आप कहेंगे फिर से घूम फिर के आप घुमा फिरा के अच्छी अच्छी बातें की हैं, फिर फॉल ऑफ मैन हुआ, पहुंच गए कॉन्फ्लिक्ट में। अब जब आपको पता चल गया जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट होगा तब क्या होगा? तीनों कॉन्फ्लिक्ट तक पहुंचाएंगे, उसके बाद कहेंगे भैया आप कॉन्ट्रैक्ट कर लो। तो सेम इनके साथ भी होगा। अब बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, डिमांड फॉर सिस्टम ऑफ लॉ फॉर द सेक ऑफ ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी। कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो अब डिमांड किस चीज की होगी? कि भैया कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना जहां पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। और ये अच्छा एक चीज और बताइए, ये डिमांड कौन करे? रूसो क्या कहते हैं कि डिमांड कौन करेगा? अच्छा सोचो, डिमांड वो करेगा ना जिसके पास कुछ होगा। और किसके पास कोई प्रॉपर्टी होगा? रिच के पास। रिच पीपल विल बी डिमांडिंग दिस। क्यों? क्यों? क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तब तो प्रॉपर्टी भी जाएगी, मतलब कॉन्फ्लिक्ट में प्रॉपर्टी भी जाएगी एक दूसरे की, साथ में लाइफ भी जाएगी। तो लाइफ तो जा ही रही है, साथ में प्रॉपर्टी जा रही है। प्रॉपर्टी किसके पास है? जिसके पास, जो रिच होगा, जो रिच है उसके पास प्रॉपर्टी है। तो डिमांड कौन कर रहा है? रिच पीपल डिमांड करेंगे। और वो खिलाफ किसके जाएगा? डिट्रीमेंट ऑफ पुअर। पुअर कौन रहेगा? जिसके पास टैलेंट और स्किल की कमी है। तो खिलाफ किसका गया? पुअर के पास। क्योंकि अब जब रिच कहेगा कि ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर बनाओ जिससे हमारी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी सेफ रह सके, पुअर बेचारा क्या करेगा? उसके पास टैलेंट नहीं है, स्किल नहीं है, वो प्रॉपर्टी बना ही नहीं पाएगा। तो रूसो यही तो कह रहा था ना कि टैलेंट स्किल से कोई लेना देना नहीं। अगर पहली वाली लाइफ अच्छी थी ना कि सब उतना काम कर रहे थे कि खा पी रहे हैं, बस हो गया, जी रहे हैं, ये फालतू का जो नाटक चालू हो गया मटेरियलिस्टिक लाइफ आके, प्रॉब्लम वहां आ गई, प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम आ गई। प्रॉपर्टी की वजह से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। रूसो का मानना ये था। रिजल्ट क्या होगा उससे? ओरिजिन ऑफ सिविल सोसाइटी एंड द लॉज। कॉन्ट्रैक्ट होगा। गिव न्यू पावर टू द रिच। रिच के पास और पावर मिल जाएगा। अब डिस्ट्रॉय, जिससे डिस्ट्रॉय हो जाएगी नेचुरल लिबर्टी, हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है भैया। आप देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो सबसे पहले क्या बोलते हैं? मैन इज बॉर्न फ्री एंड ही इज एवरीवेयर इन चेन्स। रूसो का मानना है मैन ना जब पैदा हुआ तो फ्री था, लेकिन जब उसके बाद ना हर जगह वो चेन में बंधा हुआ है। इनका मानना यह था। रूसोज पर्पज इज हाउ टू मेक द चेन्स लेजिटिमेट इन प्लेस ऑफ लेजिटिमेट चेन्स ऑफ द कंटेम्परेरी वर्ल्ड। अब रूसो क्या कहता है कि भाई मेरा पर्पज ये है कि जो चेन बंधी हुई है ना सबके साथ, उसको मैं लेजिटिमेट कैसे कर दूं। अब देखिए ये भी है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रूसो अब ये नहीं कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी आ गई, स्टेट बन गया, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है हम फिर से वापस लौटते हैं और नोबेल सैवेज बन जाते। कहते वो पॉसिबल ही नहीं है। हम जहां तक आ चुके हैं। अब हमारा पर्पज ये होना चाहिए कि जो चेन से बंधे हुए हैं, हम जो सोसाइटल नॉर्म से बंधे हुए हैं, अलग अलग तरीके से जो ये सब चीजें बंधे हुए हैं, उसको हम लेजिटिमेट कैसे करें, उसको ठीक कर देना। सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गई है, उसको हम ठीक कर देते हैं। तो आगे क्या बोलते हैं? द पार्टिसिपेंट्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट एग्री amongst themselves that each of us puts his person and all his power to the common use under the supreme direction of the general will, and as a body we receive each member as an individual part of the whole. यहां पे देखिए बात क्या होती है, यहां पे कोई स्टेट का क्रिएशन नहीं हो रहा, क्योंकि रूसो ये नहीं कह रहे हैं कि भैया कोई यहां पे स्टेट क्रिएट करेंगे हम। यहां पे क्या करें? एक जनरल विल का क्रिएशन होगा। ठीक, अब जनरल विल सोवरीन होगा। यहां पे क्या होता है? जनरल विल बी सोवरीन एंड इंडिविजुअल क्या होंगे? उसके पार्टिसिपेंट होंगे जनरल विल के। और जनरल विल का कॉन्सेप्ट सबसे पहले बार आया था डिस्कोर्सेस ऑन द पॉलिटिकल इकोनॉमी, उनकी जो
राइटिंग्स थे डिस्कोर्स इन द पॉलिटिकल इकोनॉमी, उसमें इन्होंने सबसे पहली बार इस कॉन्सेप्ट की बात की थी कि जनरल विल होता क्या है। अब ये जनरल विल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये है क्या। रूसो सेज दैट जनरल विल टेंड्स ऑलवेज टू द प्रिजर्वेशन एंड वेलफेयर ऑफ द होल एंड ऑफ एवरी पार्ट, मतलब सबका प्रिजर्वेशन के लिए जनरल विल बना हुआ है, ठीक है। सोर्स ऑफ लॉज, जनरल विल क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है, जनरल विल से ही लॉ बनेगा क्योंकि यही तो लॉ का सोर्स है। कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर ऑल मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के लिए है, जितने मेंबर हैं स्टेट के सबके लिए बना हुआ है। उनका एम क्या होगा, पब्लिक गुड एंड डिफरेंट फ्रॉम विल ऑफ ऑल, इसका एम हमेशा पब्लिक गुड होगा, सबके गुड की बात होगी, सबके अच्छे के लिए बात होगी, और ये डिफरेंट है विल ऑफ ऑल से। अब देखते हैं पब्लिक गुड और विल ऑफ ऑल क्या है और जनरल विल क्या है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। पब्लिक गुड की अगर बात करें तो यह है कॉमन इंटरेस्ट, मतलब जो पूरे सोसाइटी के लिए अच्छा हो वो पब्लिक गुड हो गया। और ये प्रोड्यूस कब होगा, व्हेन एवर ऑल इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ ग्रुप, जो ग्रुप है पूरा ग्रुप यानी सोसाइटी है, उसके सभी मेंबर्स क्या कहते हैं, सैक्रिफाइस देयर प्राइवेट इंटरेस्ट। आपका देखिए, आप एक सोसाइटी में रहते हैं, आपका खुद का कुछ प्राइवेट इंटरेस्ट होगा ना, उसको सैक्रिफाइस कर दीजिए। अब जब इस तरह से आप पूरे मेंबर सोसाइटी के सब अपना अपना प्राइवेट इंटरेस्ट सैक्रिफाइस कर देंगे, यूनाइटिंग इन एमिंग एट सम ऑब्जेक्ट बिलीव, अब यूनाइट करते हैं किसी ऑब्जेक्टिव से, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, टू बी गुड फॉर द होल ग्रुप, सभी पूरे ग्रुप का अच्छा होना, ठीक है, पूरे ग्रुप की इंटरेस्ट में कोई चीज होना, ठीक है, उसके लिए यूनाइट होंगे, तो वो हो जाएगा आपका पब्लिक गुड, ठीक। अब विल ऑफ ऑल क्या है, विल ऑफ ऑल इज प्राइवेट इंटरेस्ट सम ऑफ द पर्टिकुलर विल्स। देखिए और क्लियर कर देता हूं, एक व्यक्ति है वो कहता है कि मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, पर्सनल या फिर इंडिविजुअल जो इंटरेस्ट है, प्राइवेट इंटरेस्ट है, वो है कार, मुझे एक कार चाहिए। दूसरा व्यक्ति है वो कहता है मुझे चाहिए एक घर, होम, ठीक। तो ये इनका पर्सनल इंटरेस्ट हो गया ना। अभी इसको अब दो चार इंटरेस्ट और हो, मान लो इसके दो चार इंटरेस्ट और हो जो सबके लिए अच्छी हो, तो क्या होगा कि ये प्राइवेट इंटरेस्ट को हटा दिया जाए और इन सब जो अच्छे वाले इंटरेस्ट है उनको जोड़ दिया जाए, तो जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा ना वो सबके लिए होगा, वो पब्लिक गुड होगा, ठीक है, क्लियर है। मतलब आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हटा दीजिए, बाकी जो इंटरेस्ट बचे हैं उनको सारे लोगों के इंटरेस्ट को साथ जोड़ दीजिए, वो बनेगा आपका पब्लिक गुड। विल ऑफ ऑल क्या है, आपका प्राइवेट इंटरेस्ट, मतलब देखिए इस बंदे को कार चाहिए था, इस बंदे को घर चाहिए था, ठीक है, तो घर कार ये सब जो है ना, इन सबको जब जोड़ोगे ना, घर कार जो हम हटाए थे पब्लिक गुड में उनको हम जोड़ दें तो वो सब सम ऑफ पर्टिकुलर विल्स हो जाएगा, वो होता है विल ऑफ ऑल। मतलब विल ऑफ ऑल का मतलब किसी का कुछ होगा, किसी का कुछ इंटरेस्ट होगा, किसी का कुछ इंटरेस्ट होगा, किसी का कुछ इच्छा होगी, वो सब चीजें जोड़ दो, वो विल ऑफ ऑल हो जाएगा। रूसो क्या कहते हैं, हमको पब्लिक गुड के साथ जाना, विल ऑफ ऑल के साथ नहीं जाना। क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए मैं इसको ज्यादा क्लैरिफाई कर रहा हूं। इफ समवन रिफ्यूजेस टू ओबे जनरल विल, ठीक, जनरल विल क्या है, पब्लिक गुड एक तरीके से। इफ समवन रिफ्यूजेस टू ओबे जनरल विल, अगर आप कहते हैं कि हम ओबे नहीं करेंगे जनरल विल, तो आपको कंपेल किया जाएगा, आप कैसे नहीं मानेंगे। ही विल बी फोर्स्ड टू बी फ्री, ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है रूसो के नाम पे, ठीक है। ही विल बी फोर्स्ड टू बी फ्री, कितना मतलब अजीब सा लग रहा है ना, किसी को फ्री होने के लिए हम फोर्स करेंगे, इसका मतलब क्या है, अदरवाइज द सोशल कॉन्ट्रैक्ट विल बिकम एन एम्प्टी फॉर्म। अच्छा देखो, जनरल विल किस लिए बनाया गया, सबके इंटरेस्ट में हो जो चीज ना, अगर कोई कहे कि हम नहीं मानेंगे, डिसोबे करेंगे हम जनरल विल को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एम्प्टी फॉर्मूला, इसका कोई मतलब भी नहीं बचा ना जनरल विल का। सच कंपल्सन इज जस्टिफाई, जस्टिफाई कैसे करोगे, आपको किसी को फोर्स करके उसको कहोगे हम आपको फोर्स कर रहे हैं क्योंकि आप फ्री रहेंगे, तो बड़ा अजीब सी चीज होगी ना, क्योंकि भाई साहब आपने प्रायर कॉन्सेंट दे रखा है, आपने बोला है कि मैं ओबे करूंगा जनरल विल को, इसलिए आप डिसोबे नहीं कर सकते। When someone compelled, he is being asked to follow his own best interest, which he is unaware of। कितना मतलब अजीब सा लग रहा है ना, दोगलापन सी वाली बात लग रही है कि हम किसी को अगर कंपेल कर रहे हैं तो इसलिए कंपेल कर रहे हैं क्योंकि जो चीज वो फॉलो करने से मना कर रहा है वो उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है, और उसको पता ही नहीं है कि जो चीज मैं डिसोबे करने के लिए सोच रहा हूँ वो एक्चुअली मेरे लिए अच्छा है, मुझे ओबे करना चाहिए, उसको बात माननी चाहिए जनरल विल की, मुझे पता ही नहीं है, ठीक। तो इस तरह की कुछ बातें होगी। व्हेन जनरल विल रूल्स ओवर द पीपल,
द लेटर शुड हैव नो ग्रम्बल अबाउट द कोरोजन ऑफ देयर लिबर्टी। अच्छा, अब ये भी बात हो गई कि आपको तो फोर्स कर दिया गया फ्री रहने के लिए, तो आपको ये दुख भी नहीं होना चाहिए कि आपको फोर्स किया गया या फिर आपकी लिबर्टी छीन ली गई कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं खुद से। क्यों? बिकॉज ओबीडियंस टू द सोवरेन इज नो लॉन्गर एन ओबीडियंस टू एनी एक्सटर्नल अथॉरिटी और आर्बिट्रेरी रूल बाई वन आर फ्यू। क्योंकि आप जब ओबीडियंस मतलब ओबे करते हैं सोवरेन को, तो ये कोई बाहरी अथॉरिटी को थोड़ी ना ओबे कर रहे हो, ना कोई आर्बिट्रेरी रूल है। रूसो तो कहता नहीं है कि भाई जनरल विल आर्बिट्रेरी तरीके से रूल करेगा, वो तो अच्छा तरीके से काम करेगा, इसलिए आपको ओबे करना चाहिए। इट इज एक्चुअली इन ओबीडियंस टू द रैशनल पार्ट ऑफ दियर ओन सेल्फ आर टू अ सेल्फ गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि आपने ही तो अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हटाया और जो अच्छी अच्छी सी बातें हैं, जो रैशनल पार्ट है, आपने उसको जोड़ के बना दिया जनरल विल। इसलिए आप अपने खुद रैशनल पार्ट को ओबे कर रहे हो। आप सेल्फ गवर्नमेंट को ओबे कर रहे हो। सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? जब आप ही गवर्नमेंट बन जाते हो। सेल्फ गवर्नमेंट क्या होता है? लोकल, जैसे होता है ना कि इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज सिस्टम को बोला जाता है, या फिर पंचायती राज सिस्टम हो गया, या फिर अर्बन लोकल गवर्नमेंट होती है। वो क्या होता है? सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है ना उसमें। तो ये कुछ इस तरह की बातें होंगी रूसों के अंदर। तो जनरल विल के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल विल सोवरीन है कैसा, क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हॉब्स क्या कहते हैं कि सोवरीन जो होगा ना, एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी और वो आउटसाइड होगा जनरल बॉडी ऑफ कॉमनवेल्थ के। ठीक, इस तरह लॉक कहते हैं कि लॉक हैड ट्रीटेड द सोवरीन एज ए ट्रस्ट established by people whose authority was confined to that required for fulfilling his functions। लॉक ने क्या किया था कि जो उसका सोवरीन होगा वो कुछ फंक्शंस करने के लिए चीज बनाई गई है। ठीक है, मतलब वो उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, उससे कम कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसको कुछ चीजें दी गई क्योंकि अच्छी अच्छी चीजें थी ना। लॉक ने अच्छी अच्छी बात की थी, कुछ चीजें प्रॉब्लम थी, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी लॉक के हिसाब से, उसके लिए ही बनाया गया था सोवरीन को, या फिर एक तरीके से उसके गवर्नमेंट को। लॉक सोवरीन आल्सो रिमेन्ड आउटसाइड द सिविल सोसाइटी, वो भी सिविल सोसाइटी के बाहर रहता है। बट रूसो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी ऑफ जनरल विल। या ठीक है, लोगों का ये विल क्या है? लोगों का विल ही तो है, तो ये इनके साथ रहेगा, आउटसाइड नहीं जाएगा। विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम एंड स्टेज विद इन द जनरल बॉडी ऑफ द पीपल। ठीक, वो इन लोग जनरल बॉडी ऑफ पीपल के साथ ही रहेगा। सोवरीन एब्सोल्यूट होगा, इंडिविजुअल होगा, लेकिन और एलियनेबल भी होगा, लेकिन ये बाहर नहीं होगा सिविल सोसाइटी से। क्यों? क्योंकि जनरल विल को सुप्रीम बनाया गया है। वो जनरल विल कहां से आया है भाई साहब? आपका ही पर्सनल इंटरेस्ट को हटा के जो सबके इंटरेस्ट में है वो, मतलब आपने बोला था कि अच्छा ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, आपको लगता है ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट, आपको कार चाहिए, आपको होम चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, लैपटॉप चाहिए, लेकिन आपको साइड कर दो। और बाकी और जो बोलते हैं कि यार सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए तो कितना अच्छा हो जाए ना। कोई कहता है कि नहीं सोसाइटी में ऐसा होना चाहिए, इस तरह के रूल्स होंगे तो कुछ गलत नहीं होगा सोसाइटी में, लोग डरेंगे, चोरी के खिलाफ रूल होने चाहिए, कड़े से कड़े रूल होने चाहिए। तो इन सबको मिला दो तो क्या बन गया था? जनरल विल। तो ये आपका ही तो था। कितने अच्छे से घुमा के बोल दिया गया ना कि सारी चीजें आपकी हैं। Sovereignty of the general will cannot be represented because representative assemblies tend to develop particular interest of their own। याद करिए लॉक ने क्या कहा था कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अच्छा होता है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाने की बात की वहां पे। लेकिन यहाँ पे रूसो क्या बोलेंगे कि भाई साहब जनरल विल को कोई रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट अच्छी चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो उनके अंदर क्या डेवलप हो जाता है? पर्टिकुलर इंटरेस्ट, अपने खुद की इंटरेस्ट की भावनाएं डेवलप होने लगती हैं, और वो फॉरगेट कर जाते हैं कम्युनिटी के बारे में। कम्युनिटी के लिए हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए नहीं बैठे हैं। इसलिए रूसो कहते हैं कि भैया डायरेक्ट डेमोक्रेसी मैं प्रिफर करूंगा इन कंपैरिजन टू इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसे कहाँ पे होती है? जैसे स्विट्जरलैंड, ये सब वहां पे क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। तो रूसो के ये बहुत अच्छा सा कोट है, मैं उसको सोचा आपके सामने रखूं। द मोमेंट देयर इज ए मास्टर, कहते क्या है रूसो, जिस मोमेंट पे आपका कोई मास्टर हो जाएगा, देयर इज नो लॉन्गर ए सोवरीन, वहां पे कोई सोवरीन नहीं बचेगा। इट इज ओनली द वॉइस ऑफ पीपल दैट इज द वॉइस ऑफ गॉड। मतलब ये लोगों का खुद की वॉइस है, जो कि भगवान की वॉइस है। ठीक है, मतलब एक तरीके से लोग ही भगवान हैं। तो आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं बनाना किसी को, आपको खुद रूल करना है, आपको खुद बताना है।
ठीक है। तो ऐसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, आपको पसंद नहीं है, मतलब कोई चीज जानना है तो रिफरेंडम करवा लीजिए, प्लेबिसाइड करवा लीजिए, कोई चीज डिसीजन कैसे लेने है प्लेबिसाइड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह की चीजें होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, और यही डिसाइड करती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि आपको कुछ चीज रूलर को पता करना है क्या चीज चाहिए, क्या रूल्स बनाने चाहिए, रेफरेंडम करवाओ ना, लोगों से पूछो आपको कि कोई चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक। जैसे ब्रेक्जिट हुआ था, ब्रेक्जिट कैसे हुआ था, वोटिंग हुई थी, वोटिंग में पाया गया कि मेजोरिटी, हालांकि मेजोरिटी कहना थोड़ा सा बड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि 1 ही 2% का गैप था कि जो लोग कह रहे थे कि नहीं ब्रेक्जिट नहीं होना चाहिए और कुछ लोग कह रहे थे होना चाहिए। तो मेजोरिटी बहुत माइनर मेजोरिटी थी, बहुत छोटी सी मेजोरिटी थी, थोड़ा सा ही बस क्रॉस हुए थे, 50% से थोड़ा सा ही क्रॉस हुए थे। तो मेजोरिटी जो बोलेगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा, ठीक। तो इस तरह का कुछ केस होगा। सो यस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। सो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो बनाऊं जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। और ठीक है यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।